समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी का कहना है कि जो न तो सरकार रोजगार दे पा रही है, ना बिजली समय से दे पा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो 2014 में आए थे उन्हें 24 में उठा देंगे। सपा बसपा और लोकदल साथ थे तब नहीं उखाड़ पाए, तो अब तो और ज़्यादा वो स्थितियाँ उनकी कमजोर हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या रणनीति आप ओबीसी मोर्चा के लिए बनाएंगे जिससे 2024 अपहरण किया गया था, अपहरण का उद्योग चला करता था, अपहरण होता था यहाँ और SFI में जाके उसकी फरोती वसूली जाती थी। सवाल तो यही खड़ा पैदा कर रहे हैं वो कि यमराज भी मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि बुलडोजर निर्दोषों पे चल रहा है। आप एक उदाहरण बता दीजिए जो शब्द प्रयोग किया, जेब कतरा। हाँ, जेब काटी है इन लोग की जेब, जो ये भ्रष्टाचार का पैसा जो भर रहे थे ना अपनी जेबों में, उनको मोदी ने निकालने का काम किया है। वो जैसे राहुल गांधी कर ही रहे हैं, वो भी कोई अक्लमंद व्यक्ति तो नहीं करेगा। मूर्ख का मतलब जिसका दिमाग थोड़ा वैसा रहता है, तो वो स्थिति उनकी है। जाम का जाम बहुत देखने को मिल रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई सारी घटनाएं हो रही हैं, युवाओं की मौत हुई है। उसके बाद अब बारी है परिणाम की, और हम देख रहे हैं कि कल से दनादन टीवियों पर एग्जिट पोल आना शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच हम इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान, और वहीं ओबीसी मोर्चा के प्रभारी भी बनाए गए हैं। पहले मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। भाई साहब, आप जिस तरीके का माहौल देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि इस बार संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश का संगठन, मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग 24/7 और साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। अगर कल भी चुनाव हो जाता है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और उसका उदाहरण आपने निकाय के चुनाव में देखा होगा कि निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इतना शानदार प्रदर्शन किया, और नगर निगम तो हम लोगों ने क्लीन स्वीप किया, 17 की 17 जीते, और नगर पालिका और नगर पंचायत भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। और अब हम लोग लगातार, शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जो भाजपा का कार्यकर्ता काम नहीं करता होगा, तो हम लोग जहां पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं, वहीं हम सामाजिक कार्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगता है। और ये सत्ता हमारे लिए समाज सेवा का साध्य है, इसलिए हम लोग समाज सेवा भी लगातार करते हैं। कल अगर चुनाव होता है, जब भी चुनाव, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, और ऐतिहासिक परिणाम उत्तर प्रदेश में आएगा। हम लोगों ने 80 का जो लक्ष्य रखा है उसको हम प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि, मेरा सवाल सीधा ये है कि भाजपा पहले से ही 6 महीने पहले तैयारी शुरू कर देती है इलेक्शन लड़ने की, विपक्षी के पास कोई जवाब नहीं बनता, क्या कारण रहता है? नहीं, भाजपा 6 महीने पहले नहीं, भाजपा 5 साल तैयारी में रहती है। आज अगर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम लोग फिर काम में लग गए, तो हमारे यहाँ काम निर्धारित है कि मंत्रियों को अपना सत्ता का काम देखना है, विधायक सांसद को ये काम देखना है, संगठन का काम जिनको देखना है, वो संगठन को कैसे और मजबूत हो, और हम लोग अपने संगठन का विस्तार कैसे करें, जनता को और ज़्यादा कैसे जोड़ें, इसकी योजना में हम लोग लगातार लगे रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय प्राप्त कर रही है। मेरा सीधा सवाल ये है कि जैसे 2024 नज़दीक है और उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता खुलता है, ये पूरे को पता है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा आतुर हो रही है कि हम इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है? देखिए, जब सपा बसपा और लोकदल साथ थे तब नहीं उखाड़ पाए, तो अब तो और ज़्यादा वो स्थितियाँ उनकी कमज़ोर है, और जनता अब समझ चुकी है। मोदी जी की और योगी जी की लोक कल्याणकारी योजना जो हैं वो जनता तक सीधी पहुंच रही हैं, उसका लाभ जनता सीधा उठा रही है। तो अब की बार तो समाजवादी पार्टी को एक आध भी सीट बचाना बहुत मुश्किल पड़ेगा। पिछली बार तो कुछ सहयोगों से जीत गए थे, लेकिन पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 64 जीती और 2 सीटें हम लोगों ने बाद में जीत ली। हम 80 में से 66 पे थे, और अब के बार हमारा 80 का लक्ष्य है। तो हम लोग कहीं समाजवादी पार्टी कहीं चुनौती नहीं दे रही है। देखिए, जब तक आप जनता से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप केवल ट्विटर और खेलते रहते हो घर में बैठ के, एसीओ में बैठ के, और संवेदनशील मुद्दों पर भी ऐसे बयान उनके यहाँ से आते हैं, तो वो जो बयान हैं वो अपने आप ही समाजवादी पार्टी को, उनके नेताओं के द्वारा दिए गए बयान, उनके नेता के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयानों के कारण अपने आप ही जनता उनके चाल चरित्र और चेहरे को समझ चुकी है। जिस तरीके से आपको ओबीसी मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है,
2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या रणनीतियाँ आप ओबीसी मोर्चा के लिए बनाएंगे जिससे 2024 में फ़ायदा हो? देखिए, ये तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ओबीसी समाज का वोट सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और हम लोग लगातार उस समाज के अंदर लगातार काम भी कर रहे हैं, और आगे की भी हम लोगों ने कुछ योजना बनाई है कि हम और समाजों के निकट कैसे पहुंच पाएँ, उसकी दृष्टि से भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे अभी वोटर चेतना अभियान चल रहा है, तो आज हमारे ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने 30 तारीख को और 1 तारीख को वो विशेष अभियान ओबीसी मोर्चे के द्वारा लिया गया है। हम लोग हर मोहल्ले गली में हमारे कार्यकर्ता जाके और उसको वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वोट बनाने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो भी समाज है ओबीसी का, उसको भी समुचित प्रतिनिधित्व देते हैं। ओबीसी समाज में समाजवादी पार्टी केवल एक जाति का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उनको सम्मान देती है, और साथ ही साथ जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको भी ओबीसी समाज से बहुत देखा है। मैं बता रहा हूँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बेटियों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी तो एक धर्म विशेष के लोगों को मिला करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको मिल रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं, समाज भी समझ गया है, केवल कोरी बातों से कुछ होता नहीं है। जब तक समाज का आप उत्थान नहीं करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उनका उत्थान करने का काम कर रही है। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी का कहना है कि जो न तो सरकार रोजगार दे पा रही है, ना बिजली समय से दे पा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो 2014 में आए थे उन्हें 24 में भगा देंगे, उनका कहना ये है। अभी कानपुर की एक सभा में कहा गया। नहीं, वो अखिलेश यादव क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक बिजली की बात है, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1-2 जिलों के अंदर बिजली आया करती थी। आज आप देखिए, बिजली पर्याप्त मात्रा में किसान को और आम जनता को मिल रही है। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, तो सरकारी नौकरियां जितनी सपा बसपा ने अपने 15-14 साल के शासनकाल में दी थी, वो तो हम लोग 5 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में दे दी। देश में भी लगातार देख रहे हैं। लेकिन केवल सरकारी नौकरी से ही रोजगार को जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध कराए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा, जब रोडें बनेंगी, जब काम होंगे, तो उसमें रोजगार के भी अवसर उपलब्ध होंगे। और साथ ही साथ स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया है और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम किया है। आज आसानी से ऋण की उपलब्धता हुई, बिना ब्याज के भी ऋण की उपलब्धता हुई, यहाँ तक कि रेहड़ी पटरी वालों तक के लिए हम लोगों ने ऋण की व्यवस्था करी है, बिना किसी भी कोई जमानत दिए हुए। तो रोजगार का मतलब आप जितना विकास करेंगे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करेंगे, वो उतना ही लोगों को सीमेंट देने वाले को सीमेंट बिकेगा, बालू चंबल देने वाले को वो बिकेगा, गिट्टी बिकेगी, लोहा बिकेगा, साथ ही साथ लोगों को काम मिलेगा। तो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर रोजगार के बहुत सृजन हुए हैं, और वो जितनी आशा करते थे, जितनी बात करते थे, उससे ज़्यादा आज मोदी जी ने रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। मंत्री जी, आप रोजगार की बात कर रहे हो, लेकिन विपक्ष हमेशा ये उंगली साधता है। अगर उत्तर प्रदेश में क्या मानते हैं आप, रोजगार है लोगों के लिए, सरकारी जॉब्स हैं? नहीं, बिल्कुल, केवल सरकारी जॉब को ही रोजगार समझ लें तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। रोजगार का अवसर व्यापार के माध्यम से, प्राइवेट में, अगर आज आप देखिए, आज मोबाइल के क्षेत्र में आज विश्व के अंदर हम पहले दूसरे नंबर पर हैं। तो जब वो कंपनी लगेगी तो उसमें प्राइवेट जॉब भी मिलेगा। आज सरकार ने इतना आसान लोगों का व्यापार किया है। जब गुंडागर्दी ख़त्म हो जाती है तो व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस करता है। आज बाहर से भी, जो देश के अंदर भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लोग व्यापार उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, देश के अंदर लगा रहे हैं। तो उनको लगता है कि यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया, उनको कहीं भागना नहीं पड़ता है। तो जब रोजगार के अवसर, जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष हो, उसको तो सरकार की तारीफ वही विपक्ष है, उसका तो काम ही है विरोध करना। लेकिन वो लोग केवल विरोध के कारण विरोध करते हैं, उनके पास तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है, केवल विरोध के कारण विरोध करते हैं। और सपा का शासन आपने देखा है कि उन शासन काल में लोग कितने त्रस्त थे। तो वो चाहे वो गुंडागर्दी चरम सीमा पे हो, आपने देखा, आप हल्ला बोल इसी
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया था। हल्ला बोल क्या था कि खुली दुकान हमारी और बंद दुकान तुम्हारी। मीडिया के जगत के ऊपर जो चौथा स्तंभ है उस पर आक्रमण किया। अखबार निकल नहीं पाते थे, लूट लिए जाते थे, उनको बटने नहीं दिया जाता था। जहाँ बड़े बड़े प्रतिष्ठान थे मीडिया जगत के, उन पर आक्रमण किया गया था। अपहरण का उद्योग चला करता था, अपहरण होता था यहाँ और SFI में जाके उसकी फरोती वसूली जाती थी। आज अपराधी अगर कोई अपराध करेगा, मैं नहीं कहता कि 100% अपराध खत्म हो गया, लेकिन संगठित गिरोह जो ज़मीनों पे कब्जा करा करते थे, जो अपहरण फरोती डकैतियाँ डाला करते थे, आज ख़त्म हो गए। या तो जेल के अंदर चले गए, या भाग गए, या राम नाम सत्य हो गई। तो आज ये स्थितियाँ नहीं हैं कि अपराध होने के बाद अपराधी बैठा हो थाने में, थानेदार के बगल में, और पीड़ित बाहर घूम रहा हो। ये स्थितियाँ आज नहीं हैं। और समाजवादी शासनकाल में ये सब कुछ हुआ है जिससे जनता त्रस्त थी। तभी उसको दिखा कि एक योगी और मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा नेतृत्व मिला कि वो आगे आके और अभी भी और आगे भी आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में रही, ये केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए ही आवश्यक नहीं है, ये देश की जनता के लिए आवश्यक है कि हमारी सरकार यहाँ रहे और जो हमारे बच्चों का भविष्य। मेरा घर है, इस घर के पास से इस पार्क में सुबह टहलने आए हुए डॉक्टर का अपहरण, विद्युतपति का अपहरण हो जाया करता था। और जब तक बच्चे घर पे नहीं लौट के आते थे तब तक माँ पिता को लगता था कि मेरा बच्चा घर पर स्कूल से लौट आए, व्यापारी घर पे दुकान बंद करके आ जाए। तो ये सारी स्थितियाँ थी, कब कौन लुट जाए, कब क्या हो जाए। लेकिन आज अपराधियों को और महिलाओं के साथ जो छेड़ाखानी के होते थे और उनके नेता कहा करते थे कि ये तो बलात्कार पे मुलायम सिंह जी का ये बयान था कि ये तो बच्चे हैं। और अखिलेश यादव ने जब एक पत्रकार, महिला पत्रकार ने पूछा कि छेड़ाखानी, उसके पीछे ऊपर एक क्वेश्चन, तो उन्होंने क्या कहा, आपके साथ तो कोई छेड़ाखानी नहीं हुई है। ये एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति और ऐसी बातें बोले। और आज जैसा योगी जी ने कहा कि अगर यहाँ कोई बिटिया को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेगा। तो आज यमराज मिल रहा है और इसीलिए ये लोग हैं, अब घर में भाई भाई का हत्या कर देता है। सवाल तो यहीं खड़ा पैदा कर रहे हैं वो कि यमराज भी मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि बुलडोजर निर्दोषों पे चल रहा है। आप एक उदाहरण बता दीजिए। और इस देश के अंदर माननीय न्यायालय है, अगर गलत जगह बुलडोजर चल रहा होता तो न्यायालय से आदेश ले आते उसके खिलाफ। केवल उन्हीं क्या चल रहा है जो अवैध रूप से संपत्ति का अर्जन करे हुए हैं, जो अवैध रूप से अपने निर्माण करे हुए हैं। अब वो गुंडे नहीं, आप अतीक अहमद के बारे में मुझे प्रयागराज के लोग बताते हैं कि हत्या करने के बाद उसने वहाँ के कप्तान को फ़ोन किया, उसको एक व्यक्ति को बीच से चीर दिया और कहा कि आजा लाश उठा ले जाओ। ये समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के समय में ये स्थितियाँ हुआ करती थी। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई सिर उठा के, तभी तो कहते हैं सभी, अरे हम तो पट्टा लेके पहुंच जाते हैं। कोई कहता है कि हम तो बर्बाद हो गए, कोई मिट्टी में मिल गए, अपने आप बोलते हैं। बहुत सारे लोग तो वो सरेंडर का वो लेके पहुंच जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, पट्टा लगा के गले में जाते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो। और देखिए ये अदालत है, सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊपर अदालत है। अगर योगी सरकार गलत कर रही होती तो कोई ना कोई निर्णय तो इस 6.5 वर्ष की सरकार हो गई, उससे ज़्यादा हो गया, कोई तो निर्णय आया होता योगी जी के खिलाफ कि आपने गलत किया है। आज जनता खुशहाल है। आज जिन लोगों के गरीबों की जगह पे कब्जा, सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करने वाले लोगों की ज़मीन को जब लेके और उस पर गरीब का आशियाना बनाया जाता है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। और आज ये प्रयागराज में हुआ है कि उस पर गरीबों के लिए रहने के लिए मकान दिए गए हैं उनको। तो आज आम जन खुशहाल है, आज किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल राजनीतिक जो विरोधी दल है उनको तो बोलना है तो बोलेंगे वो लोग। अच्छा भाई साहब, आप क्या मानते हो कि अभी जो इंडिया गठबंधन बना है उसे कितना सफल मानते हो आप, INDI? देखिए, इंडिया गठबंधन की तो मैंने पहले भी कहा है कि इनकी गांठ तो चुनावों से पहले ही खुल जाएगी। और तो कह रहे हैं बहुत मजबूत हो गई है। वो तो खुल गई। अखिलेश यादव कांग्रेस के अध्यक्ष को चिरकुट बोलते हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अखिलेश बखलेश बोलते हैं। और अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि 1 बजे तक बिठाए रखा और हमको कोई सीट नहीं दी। अभी अगर इनका गठबंधन होता तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में अलग अलग क्यों लड़ रहे होते। ये केवल स्वार्थ का गठबंधन है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। केवल मोदी को हटाओ,
ये विपक्षी दल मोदी को हटाने के लिए लगे हुए हैं और देश की जनता मोदी जी को फिर 24 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगी हुई है। इससे पहले भी इन्होंने मोदी को हटाने की कोशिश की है, सफल तो नहीं हुए। ये हो ही नहीं सकते। देखिए, कभी कभी आप दिल पे हाथ रख के देखिए, अगर मोदी नहीं होते तो कोरोना काल में क्या होता। आपके घर में भी अगर 50 मेहमान बिना बताए चले आए तो आपके घर में भी उनके रहने की व्यवस्था करने में बड़ी दिक्कत होगी। अचानक ऐसा एक महामारी आना, उसके बाद जब पोलियो की और अन्य वैक्सीन बनने में 40-40 साल लगते थे, तो 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार करना और वैक्सीन तैयार करने के बाद वो जनता तक उपलब्ध कराना, फ्री में उपलब्ध कराना और विश्व के अन्य देशों को भी देना। अनाज की कोई एक मुखिया का काम क्या होता है? मुखिया का काम, मेरे बच्चों के सर पे छत दो। तो आज लगभग 5 करोड़ आवास पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए हैं। दूसरा काम मुखिया का, तो आज हर घर को बिजली, 18,000 गांव ऐसे थे जहाँ बिजली नहीं थी हमारी सरकार आने से पहले, तो आज सौभाग्य योजना में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए। तीसरा काम होता है कि पानी वानी अच्छा मिले, तो जल जीवन मिशन के माध्यम से आज पूरे देश को, हर घर को नल से जल से जोड़ रहे हैं। चौथा काम होता है कि कोई भूखा ना रहे, तो आज 80 करोड़ लोगों को अन्न फ्री में देने का काम कर रहे हैं। पांचवा काम होता है कि कोई घर का बच्चा बीमार ना पड़े और बीमार पड़े तो उसका हम लोग इलाज करा सकें। तो योग के माध्यम से उन्होंने, योग तो पहले भी था, प्राचीन काल से था, लेकिन आज सैकड़ों देश योग दिवस मनाते हैं। तो आज योग के माध्यम, और अगर फिर बीमार पड़ भी जाए कोई, तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपया हर वर्ष, भगवान करे किसी को आवश्यकता ना पड़े, और ये नहीं कि इस वर्ष हुआ अगली वर्ष नहीं, फिर 5 लाख रुपया, तो उनको हर वर्ष 5 लाख रुपया, ऐसे 60 करोड़ लोगों का इलाज फ्री में हो, ये 5 लाख रुपया दे रहे हैं। और हम आप लोग तो, होता क्या है कि हमारी माता बहनों की इज्जत रहे, हम आप लोग तो आलू वाले क्षेत्र से आते हैं जहाँ का खेत सपाट होता है। मैं पहले भी सोचा करता था कि हमारी माता बहनें कैसे शौच के लिए, दैनिक क्रिया के लिए जाती होंगी। वो इंतज़ार करती थी सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद। फिर भी कोई अगर लाइट जलाती हुई पगडंडी पे गाड़ी आ जाती थी तो क्या स्थिति होती होगी। तो आज मेरी माता बहनों को आज सम्मान देने का काम, इज्जत घर देने का काम, आज 13 करोड़ शौचालय घर घर में बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही सब काम मुखिया के होते हैं। मुखिया के यही होते हैं कि जो आप देख लेना, आप घर के मुखिया, आप क्या, आपके क्या काम है, वो सारे काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग केवल बुलबुलें हैं, बातें करेंगे, ये तो केवल भाजपा विरोध के नाम पर वोट मांगते हैं, बस केवल भाजपा विरोध के नाम पर। और भाई साहब, एक राजनीति का थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो बदलाव दिखा है अभी, शब्दावली जो राजनेताओं ने यूज़ करना शुरू की है, उस पर तमाम सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने कई सारी सभाओं के दौरान पनौती शब्द का यूज़ किया, वहीं उन्होंने कहा कि जेब कतरा है, बहुत सारे शब्द लगाए गए। आप क्या मानते हो राहुल गांधी का ये शब्द जो दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए? देखिए, मैं राहुल गांधी को जो मानता हूँ, मेरा मानना है कि उम्र बढ़ने के बाद कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। तो राहुल गांधी वो है कि उनकी उम्र तो हो गई 55 की, लेकिन अभी वो बचपन में ही हैं। अभी उनकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों वाली है, उनको यही नहीं पता है। और लोग भी, हम लोग भी कभी कभी उनके बयानों को जब हंसी के लिए और बड़े उसके लिए व्यंग की दृष्टि से वो क्या बोल रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री है जिसके बारे में आप इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। लेकिन मोदी जी ने तो कहा है कि मैं तो डेली गाली खाता हूँ, जितनी उनको गाली दोगे उतना ही सोना जो है कुंदन बन के निकलेगा। तो मोदी जी को ये बोलते रहें, लेकिन आप मतलब एक विपक्ष के आप नेता हैं। अब कारण क्या है कि ये राजा लोग थे, इनको कैबिनेट मंत्रियों ने नौकरों की तरह इनको गोदी में खिलाया था, सत्ता निकल गई। अभी लगभग 750 करोड़ की इनकी संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। आप लूट कर रहे हो, आपका कोई व्यापार नहीं, आपका कोई धंधा नहीं, आप हजारों लाखों करोड़ के मालिक कहाँ से हो गए? राहुल गांधी और मैडम सोनिया गांधी और उनके जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा सब बेल पे हैं। ये लोग सब लोग, ये केवल इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। तो मोदी जी को अब जो शब्द प्रयोग किया, जेब कतरा, हाँ जेब काटी है इन लोग की जेब, जो ये भ्रष्टाचार का पैसा जो भर रहे थे ना अपनी जेबों में, उनको मोदी ने निकालने का काम किया है। तो शायद इसलिए कहते होंगे। लेकिन राहुल गांधी को मेरा तो निवेदन ये है कि उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जब उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो हम और लोग क्या कहें?
आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इसीलिए कहा है कि वो उनसे मोदी जी पप्पू कहते थे 2 साल पहले, वहीं वो ये कहते हैं कि मूर्खों का सरदार कहा जाता है। आप एक बार बता दीजिए जब मोदी जी ने पप्पू कहा, कोई बयान निकाल लीजिए। मोदी जी नहीं पप्पू कहते थे, इस देश की जनता उन्हें पप्पू कहती है। मोदी जी ने कभी भी एक भी कोई आप ऐसा बयान दिखा दीजिए मोदी जी का जिसमें उन्होंने पप्पू कहा हो। अब देश की जनता कह रही है पप्पू आपको, तो उसमें मोदी जी क्या करें? भाई मोदी जी को पूरा देश तो ये बात जो आप बोल रहे हो वो नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको देश की जनता पप्पू बोल रही है। तो वो मोदी जी कभी हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब एक होता नहीं है घर में, हम लोग कहते हैं अरे यार क्या तुम ऐसे मूर्खों की किसी बात कर रहे हो, उस टाइप से तो ये बातें तो वो जैसी राहुल गांधी कर ही रहे हैं, वो भी कोई अक्लमंद व्यक्ति तो नहीं करेगा। मूर्ख का मतलब जिसका दिमाग थोड़ा वैसा रहता है, तो वो स्थिति उनकी है। करो तो संस्कार भी सोनिया जी को उनको दिलाने चाहिए। अब क्या क्या उनकी पिछली कहानियाँ, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है, सपा वाले कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो यूपी में है वो अच्छी नहीं है। आयुष्मान कार्ड जो है, अगर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा लोगों को। ये बड़े सवाल सपा की तरफ से। नहीं, वो समाजवादी पार्टी हो या कोई आम व्यक्ति हो, और उनको लगता है कि किसी अस्पताल ने उनके उस कार्ड का उपयोग नहीं किया और उनको स्वास्थ्य की जो सुविधा थी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, तो बताएं, उस पर कार्रवाई होगी। केवल आरोप लगाने के लिए आरोप मत लगाइए, आप तथ्यात्मक दीजिए। आपको लगता है कि फलाना अस्पताल वहाँ पर आयुष्मान में अच्छा देते, एक जान लेना चाहिए कि हर अस्पताल में आयुष्मान की सुविधा नहीं है। इसके लिए कुछ अस्पताल होते हैं, उनके नॉर्म्स होते हैं, उनको तय किया जाता है। हाँ, वो अगर अस्पताल गड़बड़ कर रहा है तो निश्चित रूप से आप वहाँ के सीएमओ को शिकायत करिए, वहाँ के जिलाधिकारी को शिकायत करिए, और हमारी पार्टी के जो लोग वहाँ हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अन्य लोग हैं, उनको आप बताइए, और निश्चित रूप से अगर ऐसा काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सपा ने एक पीडीए पार्टी यानी एक बनाया है जो कि ज़्यादातर ओबीसी मोर्चा के लिए काम कर रहा है। वो जो कहते हैं इस बार पीडीए जो हमारा है वो ओबीसी मोर्चा के जरिए इस बार प्रदेश में जो 80 सीटें इस बार लोकसभा चुनाव जो होने वाला है वो उखाड़ के फेंक देगा, और आपको भी ओबीसी की तरफ से प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस बार? देखिए, ओबीसी समाज तो समाजवादी पार्टी के साथ है ही नहीं, एक जाति विशेष है, और वो जाति विशेष में भी अब अनेकों लोग जो समझदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना मुख कर चुके हैं। आप बताइए कहाँ कितना? ये तो देखिए, ना तो ये जातिवादी भी नहीं है, मैं तो मानना है इनका, तो ये तो परिवारवादी लोग हैं। आप देखिए, आजमगढ़ लड़ने जाएगा तो धर्मेंद्र यादव जाएगा, क्या यादव ही लड़ाना था तो कोई आजमगढ़ का नहीं मिला था क्या? या डिम्पल लड़ेंगी, खुद लड़ेंगे, या मुलायम सिंह जी जब जीवित थे वो लड़ते थे, शिवपाल यादव लड़ते थे, अक्षय यादव लड़ते थे, तेज प्रताप यादव लड़ते थे। अरे इन जनपदों में जहाँ आपका कुछ आधार बचा भी था, उसमें भी आपने परिवार को केवल लड़ाया है। ये ना ओबीसी के हैं ना अपनी जाति के, ये केवल परिवारवादी लोग हैं। तो इससे, और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो आपको मैं अगर गिनाऊंगा तो हर जाति को प्रतिनिधित्व भाजपा ने दिया है, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे सामान्य समाज हो और दलित समाज हो। हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलते हैं। तो हम जहाँ कार्यों में विकास करते हैं, वहाँ उनके नेतृत्व को भी विकसित करने का काम करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव पर बात कर लेता हूँ। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम कल आने को है, क्या लगता है आपको? चलते चलते आपसे क्या? देखिए, हम लोग सन 18 में जब ये चुनाव हुए थे तो 5 राज्यों में भाजपा नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब की बार 3 में तो मुझे स्पष्ट लग रहा है कि हम लोग 3 राज्यों को जीतेंगे। साथ ही साथ 2 राज्यों में भी हमारी स्थिति अच्छी होके आएगी पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार तो 0-5 हो गया था, लेकिन इस बार स्थितियां परिवर्तित हैं, और जो एग्जिट पोल वगैरह जो आए भी हैं वो भी भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब कभी किसी का वोट जब बढ़ता है, एक सीधा ये मैथमेटिक्स है, तो फिर वो ये नहीं पता कहाँ तक बढ़ता है। जैसे छत्तीसगढ़ को लोग फंसा हुआ बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम 15 से 45 तक की सीट हमको दे रहे हैं, यानी कि 3 गुना। तो ये 3 गुना ही 4 गुना 5 गुना होगा। हाँ, वो जब एक बार किसी दल का ग्राफ बढ़ रहा होता है तो एकदम बढ़ता चला जाता है, जो अनुमान होता है, जब गिर रहा होता है तो एकदम नीचे गिरता है। तो आज सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है, और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा इस बार परिणाम देने वाले हैं। भाई साहब, मेरा एक सीधा सवाल है। हम लोगों ने जैसा कि कई सारे राज्य कवरेज किए, हिमाचल भी गए, हमने मध्य प्रदेश को भी देखा, अभी राजस्थान की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की। उस दौरान हमें तमाम सारे सवाल मुस्लिम समाज की तरफ से देखने को मिले। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं हमें भाजपा में वोट देने से डर लगता है।
ऐसा क्यों उन्हें फील होता है? भाजपा से इतना डर क्यों? देखिए कभी जैसे मोदी जी है, आप एक उनका जैसे पप्पू वाला बयान था ना, ऐसे ही आप एक बयान बताइए कि मोदी जी ने कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ कुछ बोला हो, कभी भी, प्रधानमंत्री रहने से पहले भी और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी कभी नहीं बोला है। आप देखिए अब आपको डर क्यों लगता है? आप राजस्थान में ही जैसे आप कन्हैया की हत्या कर देंगे और उसके बाद आप वीडियो डालेंगे और उस पर भारतीय जनता पार्टी जब मांग करेगी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर तो भाई अब उसमें भी आपको डर लगता है। अब राजस्थान में देखिए, वहाँ रोड रेज में एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको 50 लाख रुपया जो वो दे देते हैं मुआवजा, और कन्हैया कुमार और एक सैनी की और हत्या हुई उसमें नहीं देते हैं। अब भाजपा उसकी बात करती है कि सबके साथ समान व्यवहार करो। आप रोड एक्सीडेंट में दे रहे हो तो आप इसके हत्या आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो भारतीय जनता पार्टी, आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, किसी सामान्य मुस्लिम से आप बात करेंगे, क्या राशन उसको नहीं मिलता? क्या सिलेंडर उसको नहीं मिला? क्या आवास उसको नहीं मिला? क्या फ्री में बिजली का कनेक्शन उसको नहीं मिला? क्या आयुष्मान योजना का लाभ उसको नहीं मिला? क्या सड़क बनी तो उस पर मना कर दिया कि मुसलमान नहीं चलेगा? तो क्या पानी की उपलब्धता कराई गई तो कह दिया कि मुसलमान के यहाँ टोटी नहीं लगेगी? क्या ऐसा कह दिया? भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुसलमान का ऐसा विरोध नहीं किया। लेकिन ये बात तो ठीक है कि अगर अत्याचार होगा, हम तो अत्याचार करने वालों के खिलाफ हैं। तो आप अगर अत्याचार करोगे तो आपको लगता है कि हम विरोधी हो गए। आप अत्याचार करोगे तो हम उस पर, तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। हम राम मंदिर बनाएंगे तो आपको अगर ख़राब लगेगा तो ये गलत बात है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, मुसलमान को डरने की आवश्यकता नहीं है। और आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हुए, उत्तर प्रदेश में 6.5 वर्ष की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ और मुजफ्फरनगर कांड को कोई भूला नहीं है। भाई साहब, मेरा एक सवाल और है, और जो आपकी लोकसभा यानी विधानसभा से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में लोगों को आजकल जाम का झाम, आपकी राजनीति बहुत हाई लेवल की हो चुकी है। मैं उस हाई लेवल के अनुसार ही बात करना चाहता हूँ कि एतमादपुर में इन दिनों जाम का झाम बहुत देखने को मिल रहा है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई सारी घटनाएं हो रही हैं, युवाओं की मौत हुई है। विदिन 3 मंथ का ये वो है आंकड़ा। तो हम वहाँ के लोग चाहते हैं कि एक हाईवे बने जो रेलवे ब्रिज से और उस रेलवे ब्रिज तक हो। उसके लिए मांग लोगों की है। आप थोड़ा सा आवाज़ उठाएंगे तो कैसा? नहीं, इसके संबंध में जब मैं विधायक था तो हालांकि केंद्र सरकार की योजना में आता है, लेकिन हम लोगों ने आप देखेंगे तो सारे फ्लाईओवर वगैरह सब बन गए पूरे, केवल एतमादपुर वाला एक रह गया है। उसको भी बनने की बात थी। और अब चूँकि 1.5-2 वर्ष से थोड़ा मैं संगठन के काम में आ गया हूँ, तो निश्चित रूप से हमने पहले भी इसके लिए प्रयास किया था। मैं स्वयं अधिकारियों से मिला था और मैं प्रयास करूंगा कि आदरणीय नितिन गडकरी जी से इस संबंध में एक बार आग्रह करूं और अपने सांसद जी से भी कहूंगा कि वो भी इसमें थोड़ा प्रयास करें। क्योंकि पिछले एक बार जब एतमादपुर की स्थिति आई तो कई लोगों ने कहा ऐसा बनना चाहिए, कई लोगों ने कहा ऐसा बनना चाहिए कि हमारा एतमादपुर का स्वरूप बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा अगर ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। तो लेकिन ये बात ठीक है कि मुझे भी बहुत कष्ट होता है जब इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं। दुखद स्थिति है और मैं, लोगों की काफ़ी डिमांड है कि हाईवे बने, जिससे आए दिन जो घटनाएं, युवाओं को जो मौत होती है वो बड़ी दुखदायक हो। हाँ, वो एलिवेटेड टाइप की जो है, हाँ वो बनना चाहिए निश्चित रूप से। और मैं कमिश्नर आगरा को भी कहूँगा, पुलिस कमिश्नर आगरा को, कि वो परमानेंट व्यवस्था वहाँ, जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, सिपाहियों की वहाँ रखें, जो चौराहे पर आवागमन को नियंत्रित करते रहें, चाहे वो बरहन वाला तिराया हो, चाहे वो तहसील वाला हो। उन दोनों पे बहुत आवश्यक है। अब है क्या, मेरी यहाँ के एक बार पीडी से बात हुई, कई स्थानों पर रास्ता उन्होंने बंद किया जो इधर उधर आवागमन का था, तो उससे उधर तो कुछ एक्सीडेंटों में कमी आई। लेकिन ये बात ठीक है कि एतमादपुर एक हॉटस्पॉट बना हुआ है और इसमें मैं निश्चित रूप से पहले भी मैंने प्रयास किया था और काफ़ी आगे बात बढ़ी थी। यहाँ के पीडी का भी लेटर वेटर सब पहुँच गया था और वो स्वीकृति होनी थी उसमें। अब उसमें क्या हुआ, उसमें मैं, चूँकि मेरा यहाँ रहना थोड़ा कम हो पाता है, लेकिन मैं उसको निश्चित रूप से करूँगा। बड़ा सवाल और ये उठता है कि जैसे 5 राज्यों में चुनाव था, इस बार सीएम का चेहरा कोई सामने नहीं था और मोदी जी ने खुद इसकी कमान अपने हाथ में ले ली। क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल रणनीति होती है हर चुनाव की अलग अलग।
पहला 2017 का चुनाव हुआ तो कोई चेहरा नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर भी। तो ये रणनीति का अंग है एक, कि कहाँ हमको किससे लाभ ज़्यादा होगा। तो उस नाते ये हम लोग करते हैं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये तय करता है। ऐसा नहीं कि 24 के चुनाव को देखते हुए हम तो जब 18 में इन विधानसभाओं में हार गए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो वहाँ लेकिन लोकसभा में तो स्वीप कर गए थे। तो मोदी है और मोदी जी हमारे नेता हैं, पर ये एक रणनीति पार्टी की थी जो कुछ बड़े शीर्ष नेतृत्व ने विचार किया और उसके बाद इस निर्णय को लिया। एक सवाल छोटा सा और मैं पूछना चाहूँगा, एर्नाकुलम क्षेत्र में रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। ऐसी कोई चीज़ जो एर्नाकुलम विधानसभा में रोजगार के लिए जो युवाओं को या और लोग जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ आ जाए जिससे उनको रोजगार मिले? तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ किया ये TTZ ने। हम लोग यहाँ एक प्रोसेसिंग केंद्र लगवाना चाह रहे थे, लेकिन वो बार बार वही स्थितियाँ उस समय आ रही थी। अभी NGT ने और कोर्ट ने कुछ रिलैक्सेशन किया है, तो उसके बारे में फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मैं पहले मिलने जाता था तो मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहते थे, आलू प्रोसेसिंग केंद्र पूछते थे, लेकिन वो मुश्किलें थी, कुछ कोर्ट का कुछ NGT का ऐसा एक आदेश था। अब उसमें कुछ रिलैक्सेशन किया गया है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसा उद्योग अभी एक और देखा जा रहा है कि इनर रिंग रोड के आसपास कुछ निर्माण की दृष्टि से, कुछ व्यापारिक उसकी दृष्टि से काम करने की बात है, तो उसमें प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए। और मैंने कहा भी था कि हमारा जो एदमातपुर विधानसभा है वो हर जगह से, आप एक्सप्रेसवे से आएंगे, यमुना एक्सप्रेसवे से तो आसान उपलब्धता, लखनऊ एक्सप्रेसवे से आएंगे तो आसान उपलब्धता, और अगर आप आगरा साइड से आएंगे तो हाईवे, आप इस रोड से फिरोजाबाद से आ रहे हैं तो बहुत आसान उपलब्धता थी। तो उसमें हम लोग प्रयास करेंगे, आगे भी करेंगे, और पहले भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बार वही टिप्पणी लग के आ जाती थी उस समय कि ये TTZ क्षेत्र में आता है। तो 2024 और 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें जो एग्जिट पोल आए उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में यहाँ पर सरकार बनती हुई चली जा रही है। उन पर मेरे साथ प्रदेश महामंत्री और OBC मोर्चा के प्रदेश प्रभारी राम प्रताप सिंह चौहान थे। उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 2024 में किस तरीके की रणनीति अब भाजपा दोबारा बना रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में आना वाले हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 2024 में परचम लहराने वाली है। खबर एक्सपर्ट चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।